नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब स्कूल के प्राचार्यों को कुत्ते पकड़ने का भी मिल गया काम। बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अरपा नदी के किनारे 100 करोड़ की नई सड़क को लेकर कांग्रेस ने उठाई आवाज, कहा किसे पहुंचाया जा रहा फायदा। छात्रा को मानसिक प्रताड़ना देने वाला शिक्षक सस्पेंड। न्योता स्कूल की छात्रा ने लगाई थी फांसी। सैदा स्कूल के पास स्कूटी और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, 2 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला और बेहद गंभीर आदेश जारी हुआ है। अब स्कूलों के प्राचार्य और प्रधान पाठक को पढ़ाई, प्रशासन और अन्य सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ आवारा कुत्ते पकड़ने का काम भी करना होगा। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि संस्था प्रमुखों को पंचायत, जनपद और नगर निगम के साथ मिलकर स्कूल परिसरों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़वाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। देखिए क्या है पूरी खबर। पहले ही सरकार द्वारा स्कूल शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी, सर्वे कार्य और विभिन्न गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों में लगाया जा रहा है। ऐसे में अब प्राचार्यों को आवारा कुत्तों से निपटने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपे जाने पर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को आवारा कुत्ता काट लेता है तो संस्था प्रमुख स्वयं उसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। राजेंद्र नगर स्कूल के प्राचार्य मोहन लाल पटेल और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने इस आदेश की पुष्टि की है। उनका कहना है कि कई जिलों से शिकायत मिल रही है कि स्कूलों में भोजन के समय आवारा कुत्तों की भीड़ लग जाती है। खाना फेंकने, जूठा करने और बच्चों को काटने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी को देखते हुए डीपीआई ने स्कूल स्तर पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से संबंधित दिशा निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया है। निर्देशों में कहा गया है कि जेडी और डीईओ स्कूल प्राचार्य और प्रधान पाठक के माध्यम से आवारा कुत्तों को पकड़वाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। यानी अब सिर्फ प्राचार्य ही नहीं बल्कि जेडी और डीईओ भी इस कार्य के लिए जवाबदेह होंगे। तो एक आदेश तो हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में है और जिस तरह से उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है वैसा नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उनके अनुपालन में रायपुर कार्यालय ने निर्देश किया है वो जो है उसमें जैसे मान लो जहाँ पर मध्याह्न भोजन हमारे विद्यालयों में चलते हैं तो वहाँ पर जूठन को खाने के लिए कुत्ते का जो बाहरी कुत्ते होते हैं आवारा जिसको बोला जाता है वो आ सकते हैं भोजन खाने के लिए। तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे बच्चों के ऊपर हो सकती है जिसको रोकथाम के लिए कहा गया है कि शिक्षक उस पर ध्यान दें कि ताकि आवारा कुत्ते स्कूल के कैंपस में प्रवेश ना कर सकें। घटना है, घट सकती है, भविष्य को नहीं कहा जा सकता कि ये घटना नहीं घटेगी, घट सकती है, उसके पूर्व तैयारी है और अच्छी बात है। अभी डीपीआई से एक आदेश आया हुआ है कि अभी देखने में आ रहा है कि शहर में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और यदा कदा मध्याह्न भोजन वगैरह की अगर संचालित हो रहा है तो स्कूल में भी आ जाते हैं और उस स्थिति में मान लो किसी बच्चे को काटे ना, किसी तरह की अनहोनी ना हो, है ना। उस स्थिति में उनका निर्देश है कि अगर ऐसे कुत्ते अगर आ रहे हैं तो नगर निगम को सूचित करें, नगर निगम उनकी समुचित उपचार करे और उसके उपरांत भी अगर मान लो कहीं किसी बच्चे को इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, कुत्ते ने काट लिया है तो उनको तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं और उनका समुचित उपचार के साथ ही साथ जो भी उनके टीकाकरण होता है वो कराएं। इस आदेश के बाद शिक्षा जगत में सवाल उठ रहे हैं, क्या प्राचार्य का काम विद्यालय संचालन है या नगर निगम की जिम्मेदारियां निभाना? क्या पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं के बीच प्राचार्य अब कुत्ते पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आएंगे? फिलहाल आदेश लागू हो चुका है और स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़वाने की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करें।
ब्रांड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं अपनी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार इस साल भी 3 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण की परीक्षा मार्च-अप्रैल में, दूसरा अगस्त-सितंबर में और तीसरा चरण नवंबर-दिसंबर में आयोजित होता है। इसी क्रम में वर्तमान में ओपन स्कूल की तृतीय चरण की परीक्षाएं प्रदेश भर में सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। बिलासपुर जिले में भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं। राजेंद्र नगर स्कूल में शुक्रवार से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए शिक्षकों व कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा केंद्र प्रभारी के अनुसार सभी परीक्षाएं निर्धारित समय पर और नियमानुसार आयोजित की जा रही हैं। परीक्षार्थियों के लिए बैठने, सुरक्षा, जल व्यवस्था और सतत निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ओपन स्कूल की यह तृतीय चरण की परीक्षा 1 दिसंबर तक निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, ताकि हर विद्यार्थी बिना किसी बाधा के परीक्षा दे सके। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो साल में 3 बार होती हैं। पहली परीक्षा जो होती है वो आपके मार्च-अप्रैल में होती है, दूसरी अगस्त-सितंबर में होती है और तीसरी होती है वो नवंबर-दिसंबर में। तो अभी नवंबर और दिसंबर की परीक्षाएं हैं वो संचालित हैं। आज 10वीं का विज्ञान का सब्जेक्ट का विषय उनका परीक्षा था और 12वीं क्लास का उनका लेखांकन का था। और आज 10वीं क्लास में 170 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिनमें से 150 बच्चे उपस्थित थे और 20 बच्चे अनुपस्थित थे। उसी तरह से लेखांकन में हम देखें तो 15 में से 2 बच्चे एब्सेंट थे और 13 बच्चे प्रेजेंट थे। कब तक चलेगी? ये परीक्षा 1 दिसंबर तक चलेगी। इनका टाइम है 8:30 से लेकर के 11:15 बजे तक। बिलासपुर नगर निगम के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय विकास भवन में एक ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने बुजुर्गों, विकलांगों और आम लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। सालों से यहां लगी लिफ्ट खराब पड़ी है और सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 1 वर्ष से यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। विकास भवन में रोजाना सैकड़ों लोग जरूरी काम लेकर पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग नागरिक, रोग से पीड़ित लोग, महिलाएं और दिव्यांग कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन खराब लिफ्ट के कारण सभी को मजबूरी में ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़कर दफ्तर तक जाना पड़ रहा है। यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि रोजाना खतरे के साथ सफर करने जैसा है। कई लोगों ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते समय फिसलने और गिरने का डर बना रहता है। कुछ कर्मचारी ने तो साफ कहा कि लिफ्ट बंद होने से रोजाना काम पर पहुंचना किसी परीक्षा से कम नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी भवन से शहर के पूरे 70 वार्डों का संचालन होता है, जहां से बड़े फैसले लिए जाते हैं। शहर की योजनाएं लागू होती है। जब हमारी टीम ने यहाँ मौजूद कर्मचारियों और लोगों से बात की तो सभी ने एक ही बात कही, लिफ्ट ठीक कराने की मांग कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही लिफ्ट बिगड़ा भैया, हम लोग को सबको जा 1 साल हो गया। तो अभी आना जाना कैसे? सब सीढ़ी से जा रहे आ रहे हैं भैया। तो समस्या नहीं होती है? हाँ, पैर दर्द होता है, क्या करेंगे। तो उसका शिकायत नहीं किया बनवाने की? करते हैं, साहब लोग बोलते हैं बनवाएंगे। अब बन ही रहा है। अब नहीं बना, अब बनने वाला है, बन रहा है। अभी मैं स्टोर शाखा में काम करता हूँ। नगर निगम में कौन सा फ्लोर में है? फर्स्ट फ्लोर में। तो किसमें से आना जाना करते लिफ्ट? मैं सीढ़ी से आना जाना करता हूँ। लिफ्ट कितना दिन हो गया खराब है? साल भर के आसपास हो गया है। तो समस्या नहीं होती आने जाने में? होती है, परेशानी तो होती है सीढ़ी चढ़ने में। बैसाखी सहारा चढ़ते हैं? हाँ, बैसाखी सहारा चढ़ता हूँ। और इसके लिए आप अधिकारी को नहीं बोले यहाँ? नहीं बोला। हाँ, तो कभी बनना चालू कि नहीं? अभी चालू हो गया बनना है। 1 साल से बंद है? नहीं, अभी शुरू किए हैं बनाने के लिए। कब से बंद है? 1 साल पहले से बंद है, लेकिन अब शुरू हो गया बनाने के लिए। ठीक। हाँ। अब सवाल ये है कि इस खबर के सामने आने के बाद नगर निगम के अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। क्या लिफ्ट जल्द दुरुस्त होगी या फिर लोगों की परेशानी यूं ही जारी रहेगी। बिलासपुर शहर के लिए ये सिर्फ एक सुविधा का मुद्दा नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की परीक्षा है। अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी हुई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में आधार सुधार कार्य को और सुगम बनाने के लिए UIDAI द्वारा संभाग स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में बिलासपुर जिले के सभी आधार ऑपरेटर शामिल हुए। रायपुर और दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीमों ने ऑपरेटरों को आधार अपडेट से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी दी। दिल्ली से जुड़े UIDAI और ऑपरेटर चीफ के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सीधे ऑपरेटरों से जुड़े। ऑपरेटरों ने आधार सुधार से जुड़ी अपनी समस्याएं बताई, जिसका मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अक्सर ऑपरेटरों को यह तय करने में दिक्कत होती है कि किस सुधार के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य है। कई बार सही दस्तावेज लगाने के बावजूद भी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह विशेष प्रशिक्षण आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक अपडेट, नाम, पता और अन्य सुधारों से जुड़े नियमों को विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब ऑपरेटर यदि निर्धारित दस्तावेजों की सही पहचान और प्रक्रिया का पालन करे तो रिजेक्शन की समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के बाद संभाग के सभी ऑपरेटर अधिकारी दक्षता से काम कर सकेंगे और आम नागरिकों को आधार सुरक्षा में पहले से कहीं ज्यादा आसानी मिलेगी। UIDAI का यह कदम आधार सेवा को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिलासपुर ज़िले में UIDAI के द्वारा चिप्स कार्यालय के द्वारा संभाग स्तरीय आधार प्रशिक्षण शिविर का पंजीयन कार्य एवं सुधार कार्य का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रायपुर से, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय UIDAI से अधिकारी आए हैं जो ऑपरेटर्स को, पूरे संभाग के ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के ऑपरेटर्स हैं और 8 ज़िलों के आधार के चिप्स कार्य के जो ज़िलाधिकारी हैं वो इसमें उपस्थित हैं। इसके साथ ही दिल्ली से क्वालिटी चेक की टीम जो है वो भी ऑनलाइन जुड़ी हुई है, जो ऑपरेटरों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रही है और उनके शंकाओं का निराकरण कर रही है। क्या खास इसमें यह बताया जाएगा, ऑपरेटरों को हमेशा ये डाउट रहता है कि सुधार कार्य में कौन से डॉक्यूमेंट हमको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटरों की शिकायत होती है कि निर्धारित दस्तावेज लगाने के बाद भी रिजेक्शन बहुत होता है। तो वो सारे जो डाउट हैं जो ऑपरेटर्स को पूछना है वो अपने डाउट पूछ के दिल्ली की टीम से, हैदराबाद की टीम से क्लियर कर रहे हैं। निश्चित ही इस प्रशिक्षण के बाद हमारे ऑपरेटर्स को, पूरे संभाग में ही आधार के ऑपरेटर्स को इससे बहुत सहायता प्राप्त होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में आरपा नदी के सुनसान और निर्जन तट पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बदतर है, लोग धूल, गड्ढों और दुर्घटनाओं से परेशान हैं, तब करोड़ों रुपए ऐसे क्षेत्र पर खर्च किए गए जहां न आबादी है, न यातायात की कोई जरूरत, और सड़क आगे जाकर निजी भूमि पर समाप्त हो जाती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा स्थानीय विधायक जो सभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे इस परियोजना से अवगत होने के बावजूद चुप क्यों हैं? क्या यह सड़क जनता के हित में नहीं बल्कि किसी विशेष हितकारी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है? पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, जबकि यह क्षेत्र स्मार्ट सिटी की सीमा में आता ही नहीं। न ही परियोजना की DPR सार्वजनिक की गई, न जन सुनवाई हुई, न पर्यावरणीय अनुमति ली गई और न ही नदी तट संरक्षण के आवश्यक मानकों का पालन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि जब शहर की टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है और हाई कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है, तब अरपा के सुनसान तट पर करोड़ों रुपए बहाना यह दर्शाता है कि पूरी परियोजना अपारदर्शी, उद्देश्यहीन और संदेहास्पद है, जिसे जनता की सुविधा नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए आगे बढ़ाया गया है। नदी किनारे जो हमारी सड़क बनी हुई है, ये 80 फीट की नई सड़क है। ये कमिश्नर ऑफिस के पीछे है, जिसका अप्रोच रोड से आप आए हैं। कोनी और शिवघाट पहला जो ये सड़क है, ये कमिश्नर के पीछे की है। जिस सड़क में आप जाएंगे तो इसका एंड नहीं है। इस सड़क में कोई भी अंतिम छोर नहीं है। ये सड़क बंद हो गई है। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई भी सड़क बनती है, तो उस सड़क का DPR बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, कहाँ से सड़क चालू होगी और कहाँ से बनेगी, ये पूरा प्रस्तावित रहता है। लेकिन इस सड़क का एंड बंद है। इस बात को भी मैं आपको बताना आपको दिखा रहे हैं वो सड़क जो अभी आधी अधूरी है लेकिन समझ से परे है। आखिर सुनसान जगह पर इस
पूरे 80 फीट की सड़क को बनाने का कारण क्या है, जहां ना रहवासी है और ना ही कोई सरकारी भूमि या किसी गांव को जाने का रास्ता। एक प्राइवेट लैंड है जो आगे दूर पे ये जो रोड समाप्त होती है वहां पर एक प्राइवेट जगह है, लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य क्या है ये समझ से परे। इन्हीं सब बातों को जाहिर करने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके विजय केसरवानी जी, जो कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर ये सड़क क्यों बनाई जा रही है और किसके कहने पे ये बनाई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस सड़क का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस बात का भी विरोध कर रही है कि बिलासपुर ज़िले के ग्रामीण अंचलों में, नगर निगम क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो सड़क की हालत है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है, लोग अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, धूल धक्कड़ कीचड़ में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये स्मार्ट सिटी के नाम पर सुनसान वीराने शहर जगह पर जहां इस सड़क का निर्माण किया गया है, कई करोड़ रुपए इस सड़क पर खर्च हुए हैं, नदी के दोनों तरफ खर्च हुए हैं। कोई भी डीपीआर प्रोजेक्ट बनता है तो सड़क शुरुआत कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है ये पहले निश्चित कर लिया जाता है। इस सड़क पर जहाँ खड़े हैं इसका कोई अंत नहीं है, ये सड़क डेड हो चुकी है आगे जाकर। आखिर इस सड़क बाहर इसकी उपयोगिता क्या है, किसके लिए सड़क बनी है, और जब प्राइवेट लैंड है दोनों तरफ तो किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया है। कांग्रेस पार्टी सड़क को लेकर सिर्फ कि एक तरफ इस सरकार में इस सड़क पर कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है, किस तरीके से लगातार जो पैसा आप और हमारा टैक्स के माध्यम से हम दिए हैं उसकी बर्बादी हो रही है। दूसरी तरफ जो शहरों में, गांव में रहने वाले लोग हैं सड़क के नाम पर किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस करोड़ों की लागत से जो सड़कें बनाई जा रही है भी, ना तो उस छोर में लोग रहते हैं ना इस छोर में लोग रहते हैं, एक तो सुनसान जगह है। आपके शासन कार्य में आप लोग की जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय सड़क प्रोजेक्ट की योजना शुरू हुई थी, लेकिन ये समझ से परे कि आप बीजेपी की शासन है तो आखिर इसका विरोध क्यों बीजेपी द्वारा नहीं किया जा रहा है? यही प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी सरकार कोई भी रहे, स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के अधीन रहती है, ये बात सुनिश्चित कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी से स्थानीय निगम का, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार का निगम हो, उससे कोई नाता नहीं रहता है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बना, पहले भी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नगर निगम के प्रशासन के मंत्री बिलासपुर जिले से, सांसद बिलासपुर के माननीय तोखन साहू जी भी केंद्रीय मंत्री हैं। आखिर इस सड़क पर जो औचित्यहीन सड़क है, जिस पर किस जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस सड़क को उनके संज्ञान में नहीं आया, और अगर संज्ञान में आया है तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर संज्ञान में नहीं आया है तो मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनता के जो पैसे हैं उसकी बर्बादी ये सरकार स्मार्ट सिटी कर रही है, इस पर आपको देखना होगा। और जहां सड़कें मरम्मत नहीं हुई हैं, क्योंकि देखेंगे आप कई 100 करोड़ के वादे हो चुके हैं, घोषणाएँ हो चुकी हैं, और एक भी सड़क, इस बेलतरा विधानसभा में खड़ा हूँ, एक भी सड़क बता दीजिए कि जहां शुरुआत हुई है, लेकिन कई 100 करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। जैसा कि भी इन्होंने बताया कि आखिर ये सड़क किसके लिए बनाई जा रही है और किसको इस सड़क का लाभ दिया जा रहा है। नए कमिश्नर कार्यालय के ठीक पीछे ये सड़क बनाई जा रही, जो 80 फीट की रोड है और जो करोड़ों की लागत से बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, और आजू भी इधर हम साइड में भी आपको दिखा देते हैं, ना कोई यहाँ के रहने वाले लोग हैं और ना इसके इस साइड भी कोई रहने वाले लोग हैं। आखिर इससे किसको फ़ायदा होगा? और बीजेपी की अभी शासन है तो बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई जा रही सड़क है, जिसमें स्थानीय निगम का कोई वैल्यू या महत्व नहीं होता, उनको जानकारी भी नहीं होती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।
बिलासपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद क्यों समाप्त नहीं हो सका, मंत्री कश्यप ने जवाब दिया कि उस दौरान राज्य सरकार लगातार इस दिशा में काम करती रही और इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बड़े प्रयास हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उन क्षेत्रों में सड़क, अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं और विद्यालय खोले जहां पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। कश्यप ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्रों को बांटने का काम किया, जबकि भाजपा ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा के किसी भी केंद्रीय या राज्य स्तरीय नेता ने कभी नक्सलियों के पक्ष में बयान नहीं दिया। मंत्री कश्यप का यह बयान प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अभी कल हिडमा और उसकी पत्नी राजे दोनों को एरापुर के नज़दीक बॉर्डर पे न्यूट्रलाइज किया गया है और लगातार उनके बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं। सेनापति मारा गया है, बसवराजू मारा गया है। तो एक आने वाले समय में सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मे की ओर सरकार बढ़ रही है और जो उद्देश्य है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश से, पूरे देश से नक्सलवाद खात्मा हो और देश के हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जो हमारे जवानों में जो उनका हौसला बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है और जवान हमारे उन क्षेत्रों में सर्चिंग करके, ऑपरेशन करके लगातार इस सफलता को प्राप्त हो जाता है। 15 साल की सरकार में हमारी सरकार लगातार लड़ती रही और लगातार उसके परिणाम भी सामने आए। उन क्षेत्रों तक हमारी सरकार की योजनाएं भी पहुंची। पहले उन क्षेत्रों को किस तरीके से अनदेखा किया गया, किस तरीके से क्षेत्रवाद और नक्सलवाद के नाम पर बांटा गया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन क्षेत्रों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा थी, ना शिक्षा की सुविधा थी। लेकिन उन क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, जिलों का निर्माण, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि उन क्षेत्रों तक ये सारी सुविधाएं पहुँची और हम लोग बड़े तत्परता के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में स्थित बिलासा ताल, जो कभी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, आज बदहाली की मार झेल रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रही दिखावटी कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी और परिसर में बढ़ता अव्यवस्था का माहौल इस ताल की पहचान पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ परिवारों का आना लगभग बंद हो गया है। बिलासा ताल के रखरखाव की जिम्मेदारी भले ही शहर निगम और संबंधित विभागों पर है, लेकिन परिसर में फैली गंदगी, टूटी फूटी संरचनाएं और अधूरे पड़े निर्माण कार्य उनकी लापरवाही की गवाही देते हैं। ताल के किनारे बना गार्डन पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका है। सौंदर्यीकरण की योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित दिखती है। दुकानों के लिए मात्र 2000 रुपए मासिक शुल्क निर्धारित होने के बावजूद यहाँ केवल एक ही दुकान संचालित हो रही है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोग आखिर यहाँ आए तो क्यों आए। इसका किराया आपके अनुसार से 2000 रुपए है जी। इसके बावजूद भी यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? क्या कारण है? क्या यहाँ पे देख रेख का सुविधा है या जो जिस तरह से संसाधन है, इतना चल नहीं पा रहा है ना, इतना चल नहीं पा रहा है तो इसीलिए टेंडर नहीं ले। यहाँ पर सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं आपके इस सिस्टम? सुरक्षा तो अब है, चौकीदार है, केवल एक चौकीदार है, 2 रात में रहते हैं। यहाँ शराब की बोतलें भी पड़ी हुई पीछे नजर आई है। नहीं, ऐसा शराब हमारे पास वीडियो है। क्या करना आपका स्पष्ट इसमें क्या करना बता दें। शराब नहीं पीते हैं ना यहाँ नहीं पीते हैं, लेकिन हमको यहाँ बोतलें दिखी है। देखिए उसको तो मैं नहीं कह सकता भाई, बाकी ऐसे नहीं पीते हैं, मना है यहाँ। क्या ऐसा है कि आप लोग पर्यटक को बुला नहीं पा रहे हैं या खींच नहीं पा रहे हैं? वही थोड़ा अभी सुविधा की कमी है, मतलब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो सौंदर्यीकरण के लिए तो कागजों में अभी केदार कश्यप जी ने समीक्षा बैठक ली थी, तो आपके अधिकारी नहीं, तो प्रोजेक्ट वगैरह भेजाया, अब TS होके आएगा तब काम चालू होगा। परिसर में शराब की खाली बोतलों का मिलना सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जबकि यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं,
कर्मचारी तैनात हैं और रात में 2 गार्ड मौजूद रहते हैं। फिर भी शराबखोरी पर रोक न लग पाना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। कर्मचारियों से पूछने पर भी साफ जवाब नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि अधिकारी सिर्फ मंत्री स्तरीय दौरे में दिखावे के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता में बिलासा ताल मुझे भी जीवित कर दो की गुहार लगाता नजर आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित एसपी ऑफिस के सामने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां मल्टी लेवल कार पार्किंग के ठीक सामने लगी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर बनाया गया छत्तीसगढ़ का नक्शा अधूरा होने और प्रतिमा की पूजा के लिए उचित सीढ़ी नहीं होने पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़िया समाज के लोगों ने बताया कि महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने या पूजा करने में काफी दिक्कत होती है। ना तो यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी है और ना ही सुविधाजनक व्यवस्था। लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेश की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में प्रतिमा का अधूरा नक्शा और पूजा की असुविधा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपते हुए प्रतिमा तक पहुंचने के लिए मजबूत स्टील की सीढ़ी बनवाने की मांग की है। साथ ही अधूरे नक्शे को ठीक कर प्रतिमा की पूर्णता और गरिमा बनाए रखने की अपील की है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई करेगा ताकि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने पूजा और माल्यार्पण बिना किसी परेशानी के किया जा सके। जोन कार्यालय 3 आ रहे हैं, जोन आयुक्त से मिले बर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति मोर पीछू हवा है। आप देखो, यह जिला के सबसे बड़े मूर्ति है, जिला प्रशासन स्वयं बना है। लेकिन यहाँ मूर्ति के जो माल्यार्पण करना है, अगर वो पूजा आरती करना है तो मूर्ति के ऊपर चढ़े पर सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। एक से पहले एक राज्य दिवस के दिन में हम जोन से सीढ़ी मंगा के अगर आरती पूजा करे रहे तो हमारा भी मांग है कि कम से कम स्थायी रूप से मूर्ति के पास एक तो स्टील की सीढ़ी लगाया जाए। और मूर्ति के पीछे आप देखो नक्शा बने हैं, वो नक्शा एकदम सफ़ेद है, बदरंग है। कम से कम वो छत्तीसगढ़ के नक्शा तो बनावे जब पूरा छत्तीसगढ़ दिखे तो ऐसी टेम्परेरी नक्शा बना दे वाला नक्शा के सिर्फ चित्र बना दे, वहाँ नक्शा बनाए नहीं गए हैं। और मूर्ति के पीछे जाए पर वहाँ हमारे बोले में ही वहाँ मूर्ति ला रंग रोगन करी से और लाइट लगे, अभी थोड़ा व्यवस्था ठीक दिखते। लेकिन एक से पहले बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही से। तो अभी वर्तमान में ये है कि कम से कम प्रशासन यहाँ सीढ़ी की व्यवस्था करे। जितना भी पुरखा है, कोनो भी पुरखा है, सब जगह सीढ़ी लगे हुए हैं ताकि वो माल्यार्पण कर सके। अभी हमारे पूजा आरती करना है, आना है, राज्यभाषा दिवस भी आते तो सीढ़ी हमारा नहीं मिला, वो मूर्ति में ऊपर चढ़े पर तो नीचे हम आरती पूजा करके जाथन, फूल चढ़ा के जाथन, महतारी ला माला पहना पर हमारे चढ़े पर बहुत दिक्कत होती। तब मोर जोन आयुक्त से निवेदन है, जोन आयुक्त कार्यालय में हम लेटर देवो कि कम से कम वहाँ स्टील की सीढ़ी की व्यवस्था करे और जो पीछे नक्शा बने हैं वो नक्शा जो बदरंग है ओला अच्छे से बनाए, कलरफुल करे। और छत्तीसगढ़ पीछे दिखना चाहिए ताकि अच्छा रहे। और वर्तमान में जो लाइट लगाए गए हैं, आप देखो रात के समय है, रात के समय महतारी के जो फोटो है वो ठीक से दिखा नहीं, चेहरा में लाइट नहीं पड़े। तो कम से कम लाइट की अच्छा व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बिलासपुर जिले के नेवसा में स्थित सीता देवी स्कूल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया था, जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी पूनम रजक ने शिक्षकों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने न सिर्फ शिक्षा जगत बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया था। जांच में सामने आया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़की में पदस्थ शिक्षक रमेश कुमार साहू अपनी शासकीय ड्यूटी छोड़कर नियमित रूप से अपने ही रिश्तेदार के निजी स्कूल सीता देवी स्कूल नेवसा में पढ़ाने जा रहा था। आरोप है कि वहां उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने यह खौफनाक कदम उठाया। ग्रैंड न्यूज ने इस पूरे मामले को लगातार प्रमुखता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया। हमारी रिपोर्टिंग के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले की गहन जाँच करवाई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कड़ा कदम उठाते हुए शिक्षक रमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी स्थिति में छात्रों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी सरकारी शिक्षक द्वारा निजी स्कूलों में पढ़ाना या ड्यूटी से गायब रहने जैसी गतिविधि को गंभीर अपराध माना जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। गीता देवी का जो प्रकरण है उसमें जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है और उसमें उच्च कार्यालय से कार्रवाई होना सुनिश्चित किया गया है और एक के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबन कर दिया गया है और साथ में बाकी भी उच्च कार्यालय को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित कर दी गई है। वो शिक्षक थे और शिक्षक पद में थे तो वो अधिकृत होते हैं जेडी साहब, उनके लिए जेडी साहब ने उनको जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन के आधार पर और डीओ के पत्र के आधार पर उन्होंने उनको निलंबन की कार्रवाई किया है। पूनम रजक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्राओं पर दबाव कम करने की जरूरत है? क्या स्कूलों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए? फिलहाल ग्रैंड न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे भी इस मामले पर नजर बनाए रखेगा और हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के परसदा क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट रोड पर एसिड की अवैध और असुरक्षित बिक्री की शिकायत के बाद चकरभाटा पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मौके से स्टॉक रजिस्टर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जबकि एसएसपी रजनीश सिंह ने पूरे जिले में ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट रोड स्थित परसदा इलाके में खुलेआम एसिड बेचे जाने की सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान आकाश ट्रेडिंग के नाम से चल रहा कारोबार बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था, बिना पहचान पंजीकरण और बिना कानूनी अनुमति के एसिड की बिक्री कर रहा था। आपको बता दें कि एसिड एक अत्यंत संक्षारक रसायन होता है जो त्वचा, आंखों और शरीर के किसी भी हिस्से पर गिरते ही गंभीर जलन, स्थायी घाव और कई मामलों में जानलेवा नुकसान तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इसकी बिक्री और खरीद दोनों पर सख्त नियम लागू है। जो भी खतरनाक ऐसे आइटम होते हैं उनके लिए जो भी एजेंसी है जैसे इंडस्ट्री है और ये लोग इनसे लाइसेंस लिया हुआ रहता है इनके द्वारा, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वो किस किस को दे रहा है, कौन बायर है उसका, है ना, किसको सेल किया है, इसकी डिटेल हम लोग लेके उसको वेरीफाई समय समय पर करते हैं। सुबह शाम हमेशा सरप्राइज तौर पे पुलिस एक बार चेक कर लेती है ऐसी जगहों को, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, पहले भी कभी हुए हैं और जिस एरिया में चकरभाटा एरिया में है तो वो हमारे लिए थोड़ा और सेंसिटिव रहता है, तो हम लोग चेक करते हैं, लेकिन उसकी पूरी लिस्ट स्टॉक एंड जो सप्लाई है उसकी वो सब हम लोग चेक करवा लेंगे। उसको डीएसपी जो सीएसपी चकरभाटा है उनको निर्देशित किया गया। पुलिस ने मौके में स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेज जब्त कर पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एसएसपी रजनीश सिंह के अनुसार जिले भर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है और खतरनाक रसायनों को बिना रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों के बेचने वाले पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए पुलिस लगातार इस तरह के कारोबारियों पर नजर बनाए हुए है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम सकर्रा में IMAEC स्टील एंड पावर लिमिटेड की स्थापना को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 नवंबर को आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अपनी समस्याओं को उठाया। ग्रामीणों को आशंका है कि प्लांट लगने से पानी की कमी, प्रदूषण और सड़कों की बदतर स्थिति और बढ़ जाएगी। उन्होंने पहले ही 3 नवंबर को पर्यावरण प्रदूषण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर जनसुनवाई आयोजित की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की 2 नदियां घोंघा और मनियारी का जल गर्मी के दिनों में भी कम हो जाता है और प्लांट शुरू होने के बाद ये संकट और भी गंभीर हो जाएगा। आज की जन सुनवाई का मैंने भरपूर विरोध किया है। मेरे साथ मेरे गांव के पूरे लोग ने विरोध किया है। जैसा कि आप सभी ने देखा है, ये जन सुनवाई में 176 लोगों ने अपना मत रखा है, जिसमें से लगभग 170 से 75 लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। इसके बावजूद भी देखते हैं कि प्रशासन हमारा सुनता है, जनता का सुनता है कि फैक्ट्री का सुनता है। फैक्ट्री के दबाव में आके अगर सरकार कुछ भी ऐसा फैसला लेता है जिससे जनता की मत का आहत होता है, तो हम लोग इसके आगे PIL लगा के हाई कोर्ट तक जाएंगे और ये जन सुनवाई पूर्ण रूप से न्याय संगत नहीं है और अवैधानिक था। हम इसका खंडन करते हैं।
इसके खुलने से कई प्रकार की हानियां होगी, जन स्वास्थ्य की हानि होगी, वायु प्रदूषण होगी, भूमि प्रदूषण होगी, जल प्रदूषण होगी, जल स्तर घटेगा। इसके बाद इससे क्या है, छोटे बच्चों में अस्थमा, कैंसर, बुजुर्गों में हड्डी के रोग, ये सब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण होती है। इसलिए हम सब गांव के लोग एकत्र होकर आज इस प्लांट की जन सुनवाई का विरोध किए हैं। जन सुनवाई में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोल वॉशरी और अन्य उद्योगों से किसी भी प्रकार के विकास कार्य या मुआवजा लोकल रहने वाले किसानों और ग्रामीणों को नहीं मिला। नदियों से पानी का दोहन करने की कंपनियां की जो योजना है उसको लेकर भी ग्रामीणों में भारी असंतोष है। पुलिस ने हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अधोसंरचना विकास को तेज करते हुए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य की घोषणा की है। इसके तहत चक्रधर नगर ब्लॉक कैबिन को चौथी रेलवे लाइन से जोड़ने रायगढ़ कोतरलिया सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग और तीसरी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। इन कामों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए रेलवे ने 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक बिलासपुर रायगढ़ के बीच चलने वाली 4 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर भी बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसमें अब तक 150 किलोमीटर से अधिक का कार्य पूरा हो चुका है। इसी परियोजना के तहत चक्रधर नगर ब्लॉक कैबिन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस व्यस्त कॉरिडोर में ट्रेन संचालन और तेज, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित हो जाएगा। फिलहाल यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच जरूर करें। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सैदा स्थित स्कूल के पास स्कूटी और तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 78 वर्षीय गुलाब चंद शर्मा और 18 वर्षीय प्रमोद तोंडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मेड्रा निवासी गुलाब चंद शर्मा अपने साथी रघुवंश खैरवार के साथ स्कूटी से गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार में सामने से आ रही प्रमोद की बाइक अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गई और बाइक नाली में जा गिरी। हादसे में प्रमोद का साथी भास्कर और रघुवंश खैरवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। वृद्ध गुलाब चंद का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है, जबकि प्रमोद तोंडे का शव मशूरी में सुरक्षित रखा गया है और उसके माता पिता दूसरे शहर में होने के कारण पुलिस देर शाम तक उसके भाई से संपर्क नहीं कर सकी। परिजनों के आने पर शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। अचानक हुए इस हादसे से क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर शहर की जर्जर सड़कों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। शहर के कई इलाकों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का रोजमर्रा का सफर किसी चुनौती से कम नहीं रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ नगर निगम क्षेत्र ही नहीं बल्कि रेलवे परिक्षेत्र भी खस्ता हाल सड़कों की मार झेल रहा है, जबकि यह क्षेत्र रोजाना हजारों कर्मचारियों और यात्रियों का रास्ता है। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी कई इलाकों की हालत नहीं सुधरी है। सड़कें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं, डामर गायब है और गहरे गड्ढों ने इन्हें हादसों का जाल बना दिया है। शहर से लगातार शिकायतें उठ रही हैं कि हल्की बारिश होते ही सड़कें धंस जाती हैं और पेच वर्क का कोई भी ठोस असर नहीं दिखता। रेलवे परिक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन मरम्मत की जरूरत यहाँ भी साफ दिखाई देती है। रेलवे कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंडल कार्यालय और आसपास के इलाकों से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन टूटी सड़कों और गड्ढों के कारण लोगों को रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह दोपहिया वाहनों के फिसलने और छोटे हादसों की शिकायतें भी मिल रही हैं।
अरे रेलवे से निवेदन ही ये है कि मतलब रोड को अच्छे से बना दें। यहाँ से मतलब यात्री जाती है, पैसेंजर को लेके जाते हैं या कोई भी जाता है तो मतलब गाड़ी को भी नुकसान होती है। गाड़ी के मतलब कई तो काम आ जाते हैं, पैसेंजर बैठे रहते हैं तो उनको दिक्कत होता है, कोई मरीज है कोई क्या है ना, उनको मतलब चलाते नहीं बनता थोड़ा, नहीं चाहिए। रास्ता खराब है, नहीं रिक्शा चलाते। हाँ, गाड़ी में कैसी परेशानी? गाड़ी में परेशानी की मतलब कभी पलट जाता है गाड़ी तो कभी दिक्कत आ जाता है ना, इस नाम से। तो ये चीज़ है, रेलवे से निवेदन है कि जल्द से जल्द रोड बना दे। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह से रेलवे क्षेत्र की सड़क व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि सुधार की जरूरत है। उनका साफ कहना है कि शहर की तुलना में रेलवे की सड़कें बेहतर हैं, लेकिन जहां खामियां हैं वहां जल्द पैच वर्क और रिपेयरिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते कुछ मार्गों पर काम प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से मरम्मत में देरी हुई, लेकिन जिन सड़कों पर लोगों को दिन प्रतिदिन परेशानी उठानी पड़ रही है उनका निरीक्षण कर प्राथमिकता से सुधार कराया जाएगा। जैसा आपको ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन मेजर रीडेवलपमेंट में है, तो काफ़ी सारे भारी वाहन वहाँ से गुजरने और माल लाना, माल ले जाना, इस प्रकार का कार्य वहाँ पे चालू है। फिर भी शहर की जो सड़क की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर है रेलवे सेटलमेंट की जो सड़क की स्थिति है। और जैसा मैंने कहा कि चूँकि ऑलरेडी स्टेशन रीडेवलपमेंट में है, मान लीजिए कि अभी सड़क को बहुत अच्छे तरीके से बना भी लिया जाए तो भारी वाहनों का वहाँ आना जाने से हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो पैच वर्क है, उसका रिपेयर वर्क को देखते हुए, चूँकि आपने बताया है तो इसका एक बार को इंस्पेक्शन करवा करके इसमें जो भी इसका रिपेयरिंग वर्क या इसमें जो एक्शन लिया जा सकता है पॉजिटिव तरीके से, ताकि कम से कम मतलब रोड इस स्थिति में हो कि कोई भारी कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन करा लिया जाएगा और उसके जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो रेलवे के द्वारा ले ली जाएगी। रेलवे प्रशासन के इस आश्वासन के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही रेलवे परिक्षेत्र की सड़कें भी राहगीरों को राहत देंगी। शहर के लोग चाहते हैं कि मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि मैदान में भी नजर आए। फिलहाल शहरवासी इस इंतजार में हैं कि बिलासपुर की सड़कें कब अपनी असली, सुरक्षित और सुगम तस्वीर में वापस लौटेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। कॉलेज से घर लौट रही एक युवती ने थाना कोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रास्ते में 3 युवकों ने उसका रास्ता रोककर जबरदस्ती छेड़छाड़ की और विरोध करने पर गाली गलौज की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तुषार साहू, कोमल साहू और नितेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जांच में सामने आया कि तीनों के खिलाफ पहले भी कई अपराध दर्ज हैं और इनके खिलाफ गुंडा फाइल भी खोली गई। कोटा थाना के बेलगहना क्षेत्र के दार सागर पंडारा पथरा के रहने वाले शालू अंसारी उर्फ इसराइल ने मोहम्मद आदिल अंसारी के साथ हुई कहासुनी के दौरान गाली गलौज की और अचानक धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद वह गांव से फरार हो गया था। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। लगातार जानकारी जुटाने के दौरान पता चला कि आरोपी दार सागर कूपाबंधा के जंगल में छिपा हुआ था। इस पर चौकी बेलगहना की टीम मौके पर पहुंची और जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन कर आरोपी को घेर कर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई और आगे की कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा रेत घाटों के टेंडर की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को निरतू रेत घाट का टेंडर खोला गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदकों ने हिस्सा लिया। विभाग के अनुसार इस रेत घाट के लिए कुल 506 आवेदन फॉर्म भरे गए थे। जांच के दौरान इनमें से 6 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि 500 आवेदन मान्य पाए गए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी पात्र आवेदकों की सामान्य बोली पूरी की गई और दस्तावेजों की नोटरी जांच के बाद अंतिम चरण पूरा हुआ। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टेंडर की प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से पूरी की गई। सभी पात्र उम्मीदवारों की रैंडम लॉटरी डाली गई, जिसके परिणाम स्वरूप अमित यादव के नाम पर निरतू रेत घाट की लॉटरी निकली है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया शासन के निर्देशों और नियमों के तहत की गई है, ताकि रेत घाटों के संचालन में किसी भी तरह की अनियमितता या विवाद की गुंजाइश न रहे। टेंडर परिणाम जारी होने के बाद अब संबंधित रेत घाट जल्द ही निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटित कर दिया जाएगा। निरतू रेत घाट के लिए भारी संख्या में आवेदन आने से यह साफ हो गया है कि जिले में रेत घाटों के संचालन को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। निरतू रेत खदान के लिए
पूर्व में टेंडर आमंत्रित किए गए थे उसको ओपन किया गया है और उसकी प्रक्रिया पूर्ण हुई है, ऑनलाइन प्रक्रिया। तो इसमें श्री अमित यादव उनके नाम से जो है लॉटरी निकली है। कितने फार्म आए हुए? 506 फार्म आए थे, जिसमें से 6 फार्म को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है। शेष जो 500 थे उसमें समान बोली होने के कारण उसको लॉटरी से निकाला गया है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।